नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में आपकी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है। सीबीटी 2 होगा, इसका रेलवे ग्रुप डी होगा, यूपी लेखपाल होगा और तमाम परीक्षाएं जो कि एसएससी ने अभी अपना कैलेंडर घोषित किया है वो होने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में जीएस के स्ट्रेटजी के लिए आपको चाहिए एक ऐसा वीडियो जो अभी तक पढ़े गए आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करा सके। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूं। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है कंप्लीट प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का एक भाग। अभी मैंने आपको मुगल काल तक का पढ़ा दिया है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुगल कालीन की कुछ स्थापत्य कलाएँ और सिख धर्म के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला, फिर उसके बाद देखेंगे हम सिख धर्म। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि कुछ लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। तो जयदेव के द्वारा लिखी गई रचना है गीत गोविंद, रजत मंजरी। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। कबीरदास जी ने लिखा है बीजक। बीजक के अंतर्गत क्या आ जाता है? साखी, शबद और रामायणी। फिर मीराबाई जिन्होंने लिखा है गीत गोविंद, टीका और राग गोविंद। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अब से प्रश्नों के ऊपर। अगला प्रश्न है, देखते हैं। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों में अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्यिक स्रोतों को क्या कहा जाता है? यानी जो आने वाले यात्री थे उन्होंने अपने राजाओं के लिए, अपने राजाओं की प्रशंसा में तमाम बातें कहीं, तो इसको इतिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिवृत्त। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। मध्यकाल में यात्रियों द्वारा लिखी गई जीवनी और कविताओं के संग्रह को इतिवृत्त की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबरनामा, जो कि बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन डी, तुर्की भाषा में। बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है, यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इस आत्मकथा से बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला से। मुख्य वीडियो आपका यहीं से शुरू होता है। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है, जो कि संपूर्ण टॉपिक का 97वां प्रश्न है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो मोती मस्जिद लाल किले में, आगरा के किले में स्थित है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा के किले में करवाया था। लाहौर के किले में भी शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन मस्जिदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। तो मोती मस्जिद का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? आगरा के किले में। मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका निर्माण, इन निम्न में से किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ताजमहल। ताजमहल का निर्माण 16 सालों में पूरा हुआ था, जो कि 1632 से शुरू होकर के 1648 तक चला गया था। तो इसके रचनाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से 1648 के मध्य निर्मित हुआ था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ताजमहल क्या है? तो ताजमहल एक मकबरा है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कब किया था? 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। इसी भाग का प्रश्न संख्या 99 देखते हैं क्या है। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनवाई गई थी? तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा ये इमारत 1799 ईस्वी में बनवाई गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हवा महल एक प्रसिद्ध राजसी महल है जिसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई सिंह प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। तो ये जो हवा महल है वो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने।
और कब बना, सवाई प्रताप सिंह ने, और कब बनवाया था, 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, फतेहपुर सीकरी जिसको विजय का शहर भी कहा जाता है, 12 सालों तक किसकी राजधानी रही थी? तो फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही थी। गुजरात विजय के बाद इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, और पानी की कमी के कारण इसको फिर से, अकबर को फिर से अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित करना पड़ा था। तो विजय का शहर किसको कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। कब करवाया था? 1571 में। अगला देखते हैं कि क्या है प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो इसका उत्तर वही हो जाएगा, क्या? आपका ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस किले की सबसे सुंदर रचना है? मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद, जो कि लाल किले के अंदर स्थित है। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद स्थित है, जिसको पर्ल मस्जिद भी कहा जाता है। इसको मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कहाँ स्थित है? दिल्ली के लाल किले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल बलुआ पत्थर का वह कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या? आगरा का फोर्ट, आगरा का किला। ऑप्शन ए, आगरा का किला जो हो जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल बलुआ पत्थर का बना प्रसिद्ध आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें भी शामिल हैं। तो आगरा किले को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा स्मारक है मृत व्यक्ति का, ताजमहल ये भी स्मारक है मृत व्यक्ति का, और इत्मादुद्दौला ये भी स्मारक है किसी मृत व्यक्ति का, लेकिन 4 मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। 4 मीनार को हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो ये प्लेग जब फैला था, प्लेग फैला था, उसी का उन्मूलन हुआ था। प्लेग फैला था तो उसी का उन्मूलन किया गया था साइंटिस्टों के द्वारा। तो उसी की याद में कुली कुतुब शाह ने इसका 4 मीनार का निर्माण करवाया था। तो कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण कहाँ पर करवाया था? हैदराबाद में। हैदराबाद वर्तमान में कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? फतेहपुर सीकरी शहर में कौन सी नहीं है? बुलंद दरवाज़ा है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, दीवाने खास भी है, लेकिन कुतुब शाही मकबरा ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। जबकि कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा 1602 ईस्वी में सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया गया था। जबकि दीवाने खास को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा के किले में बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो ऐतिहासिक स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है, वो कौन सी नहीं है? गोल गुंबद। जबकि बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना और पंचमहल ये तीनों ऐतिहासिक स्मारकें फतेहपुर सीकरी में हैं। जबकि गोल गुंबद वो आगरा में स्थित नहीं है। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1626 से 1656 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। दक्षिण वास्तुकला कला का विजय स्तंभ भी इसी को माना जाता है। तो दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ कौन माना जाता है? गोल गुंबद। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, महाराष्ट्र में अवस्थित मरूद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? महाराष्ट्र में अवस्थित मंजूर जंजीरा
किला ये चारों ओर से जल से अवस्थित है, जल से घिरा हुआ है, यानी इसके चारों ओर समुद्र है। तो महाराष्ट्र में स्थित जो मरूद जंजीरा किला है वो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसके चारों ओर समुद्र है। आइए जान लेते हैं कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या की डिस्क्रिप्शन क्या है। मरूद जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मरूड जो कि तटीय गांव में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र किला है जो कभी जीता नहीं गया। तो भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र किला जो जीता नहीं गया वो कौन सा है? मरूद जंजीरा किला। यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये किससे घिरा हुआ है? मीठे पानी की एक झील के द्वारा घिरा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये आसान सा प्रश्न है। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने किया था। इसका अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हवा महल में 5 मंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट है। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कहाँ पर? राजस्थान में, जयपुर में। और ये कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। तो हवा महल की ऊंचाई कितनी है? 50 फीट यानी लगभग 15 मीटर। अगला प्रश्न। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और बलुआ पत्थरों से हुआ है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से हुआ है जयपुर में हवा महल का निर्माण। जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके वास्तुकार श्री लालचंद उस्ताद जी थे। यह सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत हिंदू राजपूत शिल्पकला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किया गया था। जबकि कुली कुतुब बादशाह ये कोई बेकार की बात है, इसमें कोई भी मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा नहीं किया गया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किला ए कुहना मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। किला ए कुहना शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। शेर शाह सूरी ही था जिसने हुमायूं को हराया था और सूर वंश की स्थापना की थी केवल 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मक्का मस्जिद हैदराबाद में किसके द्वारा पूर्ण किया गया? तो मक्का मस्जिद को औरंगजेब द्वारा पूर्ण किया गया। मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा मस्जिद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद का जो 6वां सुल्तान था 1617 में मीर फजलुल्लाह बेग और रंगियाह चौधरी की निगरानी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल 1684 में पूर्ण हुआ। इसे बनाने में लगभग 8000 कारीगर और 77 वर्ष लगे। तो मक्का मस्जिद कहाँ पर है? हैदराबाद में। किसके समय में पूर्ण किया गया था? औरंगजेब के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्मारकों में से उनके स्थान के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं कौन सा? गोलकुंडा किला। तो गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। ये इसका सही हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। रानी की वाव ये पाटन में है, गुजरात के पाटन में है। तो ये सभी विकल्प अपने दिए गए स्थानों के साथ मिल रहे हैं। तो इसका पी का ए, क्यू का बी, आर का सी और यस का डी हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद
किस भारतीय बादशाह, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी? तो जामा मस्जिद शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो मुग़ल शासक शाहजहाँ के शासनकाल में निम्नलिखित इमारतें हैं: जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद। धातव्य है, यानी आपको जानना चाहिए कि तख्ते हाउस जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, उसको भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था, और इसी तख्ते हाउस में कोहिनूर का हीरा भी इसी ने जड़वाया था। एक बात आपके लिए जानकारी के लिए बता देते हैं दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास मौजूद होने वाला है। अभी मैं गणित पर काम कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली गणित का ही अध्यापक हूँ, मैं कंपटीशन की गणित ही पढ़ाता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको आने वाले समय में मुझसे गणित पढ़ना है, अभी आपको ये पीपीटी के थ्रू कुछ पता नहीं चल पा रहा होगा कि सर पढ़ाते कैसा हैं, अभी आप मेरा 1-2 वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने किया था। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने किया था। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 ईस्वी में शाहजहाँ ने शुरू किया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय लगा और 10 लाख रुपए लगे। बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। यह द्वार सामान्य जनता के लिए थे, जबकि पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता था, जिसका प्रयोग केवल सुल्तान करता था। तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 117। प्रश्न संख्या 117। अब यहाँ से आपका शुरू होता है सिख धर्म। तो गुरु नानक देव जी ने जिस सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक ने गुरु की लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की। ये जो आप आजकल लंगर शब्द सुनते हैं ना, इसके जन्मदाता गुरु नानक देव जी ही थे। इन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए, जिन्हें औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मरवा दिया था। औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था दोस्तों। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। सवा नाल से एक लड़ावा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? ये तो विश्व प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ये अमृतसर में स्थित है। ये 2018 में प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया था कि स्वर्ण मंदिर, जिसको हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अर्जुन देव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कंपटीशन के लिहाज से। अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्लियाँवाला बाग, जलियांवाला बाग नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। चिल्लियांवाला बाग युद्ध कब लड़ा गया था? चिल्लियांवाला बाग युद्ध 1849 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गॉफ द्वारा तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिल्लियांवाला बाग का युद्ध हुआ था, जो कि अनिर्णित रहा। फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया और फरवरी 1849 में गुजरात युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। तो चिल्लियांवाला बाग युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 में। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर सरोवर झील के किनारे स्थित है। आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत झील है ये। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। इसके आसपास सुंदर परिवेश और स्वर्ण की परत के कारण ही इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरु अर्जुन देव किस नंबर के गुरु थे? 5वें गुरु थे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी।
दोस्तों यहाँ तक आपका सिख धर्म खत्म हो जाता है। अब देखते हैं कि मध्यकाल से जो विविध प्रकार के प्रश्न पूछे गए जो कि किसी एक खास कैटेगरी में नहीं बांधे जा सकते, उनके बारे में क्या ऐसा प्रश्न आया हुआ है। जैसलमेर का किला कहाँ में स्थित है? तो जैसलमेर का किला कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान का एक जिला है। राजस्थान भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है जो विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसलमेर में किले में गोल्डन किला भी कहा जाता है। जैसलमेर के किले को गोल्डन किला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण, गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? तो गोलकुंडा किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में काकतीय राज्यों द्वारा किया गया था। दोस्तों अभी मैंने आपको पढ़ा कि इसमें दिया गया है कि ये जो राजस्थान का जैसलमेर किला है, जैसलमेर किला, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। जबकि गोलकुंडे का निर्माण काकतीय राजाओं ने करवाया था। कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में। गोलकुंडा कहाँ पर है? दक्षिण भारत के हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने एटाला मस्जिद को कहाँ बनवाया था? एटाला मस्जिद को कहाँ पर बनवाया था? वो जौनपुर में है। अटाला मस्जिद इसको कहते हैं, हमारे यूपी की है, जौनपुर में। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह सरकी शासकों की राजधानी भी रहा है। ये मध्यकाल के जो सरकी वंश था उन राजाओं की राजधानी भी यही था। तो जौनपुर में जो अटाला देवी मंदिर था उसी को तोड़ करके सरकी शासकों ने क्या बनवाया था? अटाला मस्जिद बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1553 से 1325 तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार का आविष्कार के रूप में भी जाना जाता है? ये तूतीय हिंद इनको कहते हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को तबला और सितार का जनक भी माना जाता है। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल हसन यानुमीनुद्दीन खुसरो, सॉरी इनको आप अमीर खुसरो ही जानिए। इनको भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। ये लगभग मध्यकाल के जितने भी शासक, जितने भी वंश हुए, उन सभी में ये थे, अमीर खुसरो साहब। और इन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 क्या है? प्रश्न संख्या 125 है। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यिक कार्यों को संकलित किया है? तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में गुरु बसव ने अपनी साहित्यिक रचनाओं को संकलित किया है। तो मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यिक कार्यों को संकलित किया है। गुरु बसव 12वीं शताब्दी के धार्मिक सुधारक, उपदेशक और धर्म मीमांसक और राजा बिज्जला प्रथम के कोषागार के प्रबंधक थे। गुरु बसव जो थे वो बसव पुराण के रचयिता भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि बसव पुराण के रचयिता कौन है? गुरु बसव। अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूत वंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य को स्थापित किया था? तो उन्होंने दिल्ली को स्थापित किया था। राजपूत वंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को स्थापित किया था। कब? 1736 ईस्वी में। तोमर वंश की स्थापना भी इन्हीं ने ही की थी। अनंगपाल राजपूत वंश के थे। इन्होंने वर्तमान दिल्ली को ढिल्ली नाम से स्थापना की थी। तो दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? 736 ईस्वी में। किसके द्वारा? अनंगपाल तोमर द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मध्यकाल कब से शुरू होता है? किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों आपको पता है कि भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी से ख़त्म हो जाता है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, वहीं पर लगभग मान लिया जाता है कि ये ख़त्म हो चुका है मध्यकाल। और कब से शुरू होता है? 8वीं शताब्दी से। जब 8वीं शताब्दी में जब मध्य एशिया के कुछ शासक भारत पर आक्रमण करना शुरू किए थे। तो मध्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, लगभग कितना? 10 शताब्दी तक। ठीक है। अगला प्रश्न। पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है,
वो कहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक्चुअली वो पूछना ये चाह रहा है कि पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो पिंजौर गार्डन वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का यादवेंद्र गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, यह गार्डन का निर्माण औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। तो औरंगजेब ने किसका निर्माण करवाया था, पिंजौर गार्डन का। पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में। वास्तव में यह गार्डन वास्तुशिल्प कला का अद्भुत नमूना है। आपको दोस्तों अगर चंडीगढ़ के आसपास हैं तो आपको इस गार्डन पर जाना चाहिए। दोस्तों मैं कभी नहीं गया हूँ, लेकिन मौका मिलेगा तो मैं इस गार्डन में जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है पिंजौर गार्डन को। अगला प्रश्न देखते हैं, चश्मे शाही क्या है, भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। कहाँ पर स्थित है, चश्मे शाही कहाँ पर स्थित है, ये पूछ रहा है। तो ये कश्मीर में स्थित है। चश्मे शाही उद्यान कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक प्राचीन उद्यान है, जिसे 1632 में अली मर्दन खान ने बनवाया था, जो मुगल सम्राट शाहजहाँ का गवर्नर था। यह श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल उद्यान है, जिसकी लंबाई 108 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है। इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो चश्मे शाही किस नाम से जाना जाता है, रॉयल स्प्रिंग उद्यान के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। तो दोस्तों यहाँ तक आपका ख़त्म होता है मध्यकालीन इतिहास का दूसरा भाग। मध्यकालीन इतिहास के हमने आपको दूसरा भाग पढ़ा दिया है। पहले भाग में मैंने तुर्की और आक्रमण के बारे में बताया था कि अरब तुर्की आक्रमण। दूसरे काल में मैंने मुग़ल सल्तनत का जो मुख्य मुग़ल सल्तनत मानी जाती है वहाँ तक आपको पढ़ाया था। और तीसरे में मुग़ल कालीन स्थापत्य कला और सिख धर्म तथा मुग़ल काल के विविध के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से चैनल की रीच बढ़ती है, वीडियो की रीच बढ़ती है, जिससे ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर भी करना ना भूलें। हाँ, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।